आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, यहाँ पे समस्त जत्थेबंदी, सिरसा साहब, डॉक्टर साहब और समस्त जो लोग यहाँ पे हैं, सारे दुकानदार, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, सिरसा में कुछ ही दिन में दूसरी बार यहाँ पे आना पड़ा। जब यहाँ पे पहला आंदोलन चल रहा तो बात आई कि आंदोलन को कैसे चलाया जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग लीडर संयुक्त मोर्चा के, इन्हें कहा भाई भूख हड़ताल को बैठाओ मुझे, तो भूख हड़ताल पे बैठे, हम तो छोड़ कर चले गए थे यहाँ से। और उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे घटनाक्रम हुआ था, उनके लिए बैठे और उसमें जीत हासिल हुई। तो बड़ा धन्यवाद है इन लोगों का, यहाँ की पूरी कमेटी का, सिरसा जी का, और अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। डॉक्टर साहब अमेरिका से आए, अपना कारोबार छोड़ के 1 साल में क्या हुआ होगा वहां पे, पुराण के यहाँ पे दवाइयां देनी शुरू करी। दूसरे जो यहाँ पे गुरु नानक 13-13 जो एक मेडिकल स्टोर खोला, और जो बच्चे कि जो हौसला देखो उसका, उसने कहा कि 13 मेडिकल खोल लूंगा, 13 जो दुकानें हैं वे खोल लूंगा। तो जिसका हौसला इतना बुलंद हो, उसको देख के दूसरे भी खोल लेंगे। लेकिन अगर हम बाहर के मुल्कों में जाएं तो मेडिकल फ्री होता है, एजुकेशन फ्री होता है, और यहां पे हालात ये हैं कि सरकार पूरा लूटने का काम कर रही है। ये बात समझ में नहीं आई कि जो बड़ी बड़ी कंपनी देश में है, वे लोन लेती हैं और फिर उनको नुकसान होता है कि हमारा तो लोन राइट अप कर दो, लोन माफ कर दो। हमारी जो यूनिट थी, हमारा जो उद्योग धंधा था, वो डूब गया। सरकार कहती है कि ठीक है, तो ये नुकसान हुआ, तेरा माफ कर दिया। फिर वही सरकार आती है कि तुम, ये हमारे संस्थान हैं, इनको भी हम प्राइवेट करना चाहते हैं, इनको फिर लूट लो। तो ये बात समझ में नहीं आई। एक तरफ इनकी कंपनी, फैक्ट्रियां, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, ये बर्बाद होते हैं, बैंकों से कर्जा लेते हैं, और कई कई हजार करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है इनका। फिर भी बड़ी बड़ी संस्थाएं इन्हीं को दी जाती है। अगर किसान कर्जा ले ले तो उसके घर की नीलामी होती है, उसकी जमीनों की नीलामी होती है। अगर किसी किसान ने एक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, एक मुजफ्फरनगर का एक किस्सा, 2 साल पहला 2019 का, उसने कहा जी 17 लाख रुपए, इस पे 16 लाख रुपए का कर्जा इस पे है, इसकी 37 बीघे जमीन नीलाम होगी, करीब 5 एकड़ जमीन, 5-6 एकड़ के आसपास जमीन इसकी नीलाम होगी 16 लाख के कर्जे में। अगले दिन की बोली लगनी थी वहां पे। हमने अधिकारियों को कहा भाई आप बोली लगाओगे तो जिस मकान में बोली लगेगी, ना तो वो अधिकारी बाहर जाएगा, न जो बोली लगाने वाला आएगा, कोई वहां से बाहर नहीं जाएगा, अपने इंतजाम सारा वहां से निकलेगा कोई नहीं, आप लगाओ बोली। अरे इसको टाइम दे दो भाई आप। इसके पॉपुलर खड़ा है 20 लाख रुपए का,
गेहूं की फसल उसका खड़ी है, वो बेच के अप्रैल के लास्ट में मई के पहले उसमें आपको पैसे दे देगा। गेहूं की कटिंग करके पॉपुलर काटेगा, आपका भुगतान कर देगा, बैंक से सेटलमेंट कर लेगा। वे रुके और उसका 8 लाख रुपए में बैंक से सेटलमेंट हुआ। उसने अपना किसी से ले दे के वो मार्च के महीने में वो सारा सेटल कर दिया। इनका मकसद ये रहता है कि जिस किसान की जो भी प्रॉपर्टी हो उसको नीलाम कर दिया जाए। ये भारत सरकार से भी जब बातचीत चली तो ये हमने उनको कहा था कि इस पर आप कानून बना दो भाई। किसी ने एक ट्रैक्टर ले लिया, 15-20 लाख रुपए आपसे 10 लाख रुपए लोन ले लिया, सारी जमीन आपने लिख ली, आप उसको नोटिस दे दो भाई 6 महीने का टाइम है, आप पैसे जमा कर दो। वो नहीं करता तो फिर आप ये कह दो कि आप अपनी जमीन का वो हिस्सा बेच के उसको जमीन बेचने की परमिशन दे दो। 1 बीघा जमीन बेचेगा, आधा किला, जो भी वहां पर रेट होंगे वो बाजार भाव से बेच के आपको दे देगा। आप उसको टाइम दे दो 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का। वो नहीं भी फेर भी देता। अगर वहां पे सर्किल रेट 5 लाख रुपया बीघा, 25 लाख रुपए एकड़ का, या कोई भी वहां पे जो रेट सर्किल रेट है, आप जितने आपके बैंक के पैसे हैं सर्किल रेट के हिसाब से आप उतनी ही जमीन बेचने के हकदार हो, उसकी आप बोली लगवा दो। लेकिन ये कहां का कानून है कि अगर 10 लाख रुपए कर्जा लिया और आप उसकी 40 एकड़ जमीन, 20 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन की पूरी की आप नीलामी लगवाओगे। तो उनके अधिकारियों ने कहा जी बिल्कुल, बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे, लेकिन है क्या, हम भारत सरकार की कई कमेटियों में रहे हैं। वहां पे वो दिल्ली की चमकीली कोठरियों में बैठ के, चंडीगढ़ की कोठरियों में बैठ के वे किसान के भाग्य का फैसला करते हैं। आपके बीच से वहां कोई नहीं है। जो वहां पे कानून बनते हैं, आपके बीच का कोई अधिकारी वहां पे नहीं है। न उसने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, न उसने कभी हल चलाया, न उसने कभी ट्रैक्टर चलाया, उसको कोई जानकारी वहां पे नहीं है। बैंक के फाइनेंसर जो लोग बैठे हुए हैं अब अपने तरीके से वहां पे कानून बनाने का काम करते हैं। जो फसलों के रेट निर्धारित होते हैं, हम उस कमेटी में थे तो एक बातचीत वहां पर चली, क्योंकि फार्मूले बहुत पुराने उनके थे। उन्होंने कहा जी बैल, वहां पर ट्रैक्टर का जिक्र लिया, वहां आप बैल का जिक्र, कि बैल किसान के खेत में 160 दिन काम करता है, तो 160 दिन की बैल की मजदूरी जोड़ के आपके फसलों के भाव तय होते हैं। उस कमेटी में 16 लोग थे हम वहां पे, सबने लिखत पढ़त कर दी। हमने कहा भाई हम भी गांव से आवे, और गांव वालों का एक क्वेश्चन था कि आप उस कमेटी में जाओ जरा आप पूछ लेना। तो हमने कहा भाई जो बैल है 160 दिन बैल ने खेत में काम करा, आपने 160 दिन की उसकी मजदूरी लगा दी, बैल 160 दिन के बाद में कहां गया? कह रहा जी जब बैल ने काम इतने दिन करा। बताओ, बात बिल्कुल ठीक है, बैल कहां से आया और बैल कहां गया? क्या बैल कोई किराए पाया? बैल कहां से आया? बैल को तो आप रोज चला लो या उससे 2 दिन काम ले लो साल में, वो चना भी खाओगा, वो दाना भी खाओगा, वो भूसा भी खाओगा, वो पानी भी पीएगा, वो जगह का भी इस्तेमाल करेगा। जब तक फसलों की कीमत जब तक सही नहीं लगने की, जब तक किसान की मजदूरी पूरे साल की 365 दिन की नहीं लगे, जब तक बैल की मजदूरी 365 दिन की नहीं लगने की, जब तक ये भाव निर्धारित करने वाली जो कमेटी है ना, किसान के फसलों का रेट तय हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा जी किसान एक इशू है कि वो फसल उगाता है, हम जब भाव तय करते हैं तो 16 तरह के और उसमें पैरामीटर्स हैं। मार्केट क्या होगी, वहां का क्षेत्रफल क्या है, क्लाइमेट का क्या इशू है। तो भाई अगर 16 चीजें और उसमें है, एक किसान है जो फसल पैदा कर रहा,
तो फिर तो हालात यही होने वाली कि बाजरे का रेट 11 रुपए किलो बाजरा बिकेगा और जो सेंट्रल मॉल में जो बाजरे का आटा खरीदा जाएगा, आटा बाजरे का, वो 65 से 120 रुपए किलो खरीदा जाएगा। मक्का का आटा भी 40 से 70 और 80 रुपए खरीदा जाएगा। गेहूं का आटा भी 87 रुपया किलो तक वहां तक बिकता है दिल्ली में। तो भाई भाव किसान का तो नहीं बढ़ना, भाव तो जो उसको बेचता है ना, भाव उसको बढ़ेगा। पहले बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई जो व्यापारी आता है ना, वो तराजू लेकर आता है गांव में, वो अपने आप ही तोलता है, वहां पे भी भाव उसका, तराजू दोनों तरफ उसी के हाथ में। मतलब जब खरीदेगा तो कहेगा नाना जी जब ये तो खराब है, बहुत मंदा रेट में। वो कहेगा जी ले लो, नाना बिल्कुल खराब है जी, वहां रख दो, दुकान के बाहर वहां रखो। वो कहेगा भाई अब कहाँ लेके जाऊंगा, ले ले। और जब बेचेगा उससे झाड़ पूछ करके कह लगा जी बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक है, बिल्कुल इसमें कोई खाद दवाई नहीं पड़ रहा। मतलब एक ही फसल के रेट दोनों व्यापारी तय करता है। जो बड़ी कंपनी है ये तय करेगी। हम हिमाचल में गए अभी 3 दिन पहले, हिमाचल में सेब 25 और 26 रुपए के आसपास सेब अब पड़ता है उनका, जो बिक रहा है। वे बर्बाद हो गया पूरा हिमाचल का किसान। और जो कानून कहते हैं ना कि सरकार, कानून पे क्या फर्क पड़ा? कानून पे फर्क पड़ा, जो कानून आपने बनाए, वे जो गोदाम वहां पे अडानी ने बनाए, उनका फर्क पड़ा। हिमाचल में जो 10 साल पहले रेट था, आज भी हिमाचल के सेब के किसान का वही रेट है। 80,000 पेटियां अपने गोदाम से अडानी ने निकाल ली, पूरे मार्केट के रेट को डाउन करा, सस्ता माल करा और कहा डालने के मैं 16 रुपये पर किलो के हिसाब से कम खरीदूंगा अब की बार। अपने आप मार्केट को डाउन करके, और किसान वहां का तबाही मचा रहा है। अगर पूरा उसका एवरेज लगावे, उसका 12-13 रुपये किलो से लगा के और 40-45-56 रुपये किलो तक उसका सेव जाता है। अगर एवरेजन उसका लगावे तो 26 और 27 रुपये किलो का उसका भाव पड़ता है। पूरा नुकसान में किसान बर्बाद वहां का हो गया। क्योंकि ये फिर यही करेंगे, माल को जब फसलें आएगी गोदाम में बंद कर लेंगे, सस्ते में खरीद कर, जैसे ही किसान की फसल आई उस माल को बाहर निकाल लेंगे, पुराने को मार्केट को डाउन करेंगे, सस्ते में माल खरीदेंगे, गोदाम का ताला लगाएंगे, 10 महीने महंगा बेचेंगे और 2 महीने सस्ता करेंगे। ये इनका फंडा है। और आने वाले टाइम पे हमने कहा कि हिमाचल के किसान को, कि आने वाले टाइम में वो दिन दूर नहीं जब चाय बागान आसाम के लोग जो किसान वहां के थे, आज वे उन्हीं चाय बागानों में पत्ती तोड़ने का काम करते हैं। वे मजदूर है वहां के। हिमाचल का किसान भी मजदूर बनेगा। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, जो ये जमीन है जहां पे आप फसलें पैदा करते हो, वो दिन दूर नहीं कि जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है वो खराब है सरकारों की। आप भी मजदूर बनोगे, मजदूर नहीं, आपको मजदूरी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से खेती होगी, मजदूरों की जरूरत ही नहीं होगी। 2 तरह के लोग गांव छोड़ रहे हैं। अगर कृषि की पॉलिसी ठीक होती तो गांव का जो गरीब आदमी है, जो छोटा काश्तकार है, 1 और 2 एकड़ का किसान है, वो गांव छोड़कर नहीं जाता। जो भूमिहीन किसान है वो गांव छोड़कर नहीं जाता, वो गांव छोड़ के शहरों की तरफ प्लान कर रहा। जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हो गया, पढ़ लिया, उसकी नौकरी लगी, जिसके पास में 10 एकड़ खेत है, उसने भी गांव छोड़ दिया। तो अगर पॉलिसी ठीक होती तो 2 तरह के लोग गांव नहीं छोड़ते, क्योंकि खेती में आमदनी नहीं है। जो फसल, जो कनक आप पैदा करते थे, 1967 में जब पहली बार देश में लेवी लगी, भारत सरकार ने गेहूं कणक की खरीद शुरू करी, तो 76 रुपये क्विंटल उसका रेट होता था। सोने का भाव 200 रुपये तोला था, जो 12 ग्राम का था। हम 3 से 3.5 क्विंटल अपना गेहूं कणक बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे।
आज उसका भाव 40-50 हजार रुपये होगा सुनने का भाव। आज 4 क्विंटल गेहूं में सुनना आ जाएगा क्या? तो जो हिसाब किताब में रोला हमारे साथ में सरकारों ने किया, ये पूरा नुकसान उसका है। आज दिल्ली में पिछले 9 महीने से दिल्ली के अंदर आंदोलन, और अगर पूरा हिसाब लगाए तो 1 साल से भी ज्यादा होगा इस किसानी संघर्ष को। अब अपने स्टेट में लोग आंदोलन कर रहे हैं। 9 महीने से ज्यादा दिल्ली के चारों तरफ दिल्ली को घेर के किसान बैठे हुए हैं। अगर सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो वह जरूर बातचीत करती। सरकार है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। उन कंपनियों के अधीन सरकार हो चुकी है। लेकिन इस किसान ने भी जो जत्थेबंदी अब की बार हुई, ये किसान ने भी कर लिया। ये कसम खा ली किसान ने कि हम वापसी नहीं आएंगे जब तक ये 3 काले कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं होगा। ये किसान दिल्ली को छोड़ के वापसी आने वाला नहीं है। ये तैयारी आपको सबको रखनी है। वो मुजफ्फरनगर की मीटिंग हो, बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। वो और जगह की भी मीटिंग हो, मिशन यूपी नहीं, मिशन देश चलाना पड़ेगा। पूरे किसानों के जत्थेबंदी जो हमारे संयुक्त मोर्चा के लीडर हैं, वे पूरे देश भर में जाएंगे। जो सरकारों की पॉलिसी है उसको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये बीजेपी के, उनके सरकार और यहाँ के खट्टर ये भी अपने बोर्ड लगाए कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी बोर्ड लगाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी। 1 जनवरी से बिकने वाली हर फसल के रेट दुगने होंगे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा। यही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि आमदनी दुगनी होगी 2022 में, और हम भी यही कह रहे हैं कि हम अपनी फसल 1 जनवरी से, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि फसलों के रेट दुगने होंगे। हम जो कणक बेचते हैं उसका भाव 4000 रुपये क्विंटल होगा, जो जीरी बेचते हैं उसका भाव 3800 रुपये क्विंटल होगा, जो हम मूंग बेचते हैं उसका भाव 14000 रुपये क्विंटल होगा। ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। ये कहना पड़ेगा जब उनके लोग आपके बीच में गांव में आएंगे, ये प्रचार करना पड़ेगा का या तो ये कहो कि देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता था, आप पार्टी छोड़ के किसानी आंदोलन में शामिल हो जाओ, और नहीं होते तो आप गांव छोड़ के जाओ। या तो पार्टी छोड़ो या गांव छोड़ो, एक चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। दोनों चीज नहीं चलने की। आप बनो गवर्नर सतपाल सिंह मलिक के जैसे बनो कि पार्टी में रहते हुए जितने भी किसानी आंदोलन के पक्ष में उन्होंने आवाज उठाई, आप बनो कि सतपाल सिंह मलिक ने कहा कि जो खट्टर ने ये आंदोलन पर लाठियां चलाई है, ये गलत करा है, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उस अधिकारी को सस्पेंड डिसमिस करना चाहिए। वो अधिकारी कोई और नहीं है, उस अधिकारी का चाचा आरएसएस में एक बड़े ओहदे पे है, वो आरएसएस की फैमिली से है। जो खट्टर है यहाँ का मुख्यमंत्री, वो भी आरएसएस की फैमिली से है। ये सरकारी तालिबान देश में घुस चुके हैं। ये सरकारी तालिबानों का पहला कमांडर करनाल की जमीन पे मिला है, आरएसएस का बंदा है और आईएएस अधिकारी बन चुका है। अगर हमको खालिस्तानी कहोगे तो हम आपको सरकारी तालिबानी कहेंगे। ये याद रख लेना, यहाँ की सरकार सरकारी तालिबानों का तमका और आपका कमांडर करनाल के अंदर है। ये किसान उसको कभी माफ नहीं करेगा। उनकी फैमिली, जिनका बच्चा वहां पर शहीद हुआ है, उनका परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 302 का मुकदमा और सस्पेंड अगर सरकार ये भी नहीं करती तो उसकी पोस्टिंग करो झारखंड में, उसकी पोस्टिंग करो छत्तीसगढ़ में, नक्सली क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग करो, वहां पर जरूरत है इसकी। परमानेंट लिख के दो भारत सरकार कि इसकी पोस्टिंग वहां पर कर जाती है। अगर आईएएस रहेगा तो ये वहां पर ड्यूटी करेगा। ऐसे खतरनाक आदमी की तो जरूरत वहां पे है। अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आंदोलन चलेगा।
भारत सरकार के अधिकारियों का यह कहना है कि इस आंदोलन को जब हटाया जाएगा तो इसमें से 1000 से 1500 लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे। मारे गए हैं, हमारे 650 लोग शहीद हुए हैं। क्या भारत सरकार जब ही मानेगी जब इस आंदोलन के 1500 लोग शहीद हो जाएंगे? ये उनका पूरी रणनीति थी। 26 तारीख के बाद में जो घटनाक्रम हुआ उसमें इनकी रणनीति थी कि आंदोलन को हम हटाएंगे तो आंदोलन में हजारों लोग उससे ज्यादा इस आंदोलन में मारे जाएंगे। ये फीडबैक सरकारों के थे। सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बच कर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं, ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। जो भी इनकी बात करेगा, आप बचकर रहना। इससे खतरनाक पार्टियां नहीं हो सकती। जिसने अपने लीडरों को अंदर बंद कर रखा है, कहां है लाल कृष्ण आडवाणी, कहां है मुरली मनोहर जोशी, जो स्टेज पर कहते थे कि सुविधा से जागरण के मंचों में बात करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते थे, पेस्टिसाइड आउट ऑफ इंडिया की बात करते थे, कहां गए? आज उनके घरों पे पुलिस लगा रखी है। उनके घर के अंदर कोई प्रेस के लोग नहीं जा सकते। एक बयान देने की हैसियत उनके बुजुर्गों की नहीं है। उन्हें घर में कैद कर रखे हैं। अंदर जिन्होंने पार्टी बनाई थी वे घरों के अंदर कैद हैं। ये बीजेपी के लोग ये कह रहे जी आप हमारी पार्टी, भाई तुम्हारी पार्टी का अपने नेताओं को छुटवाओ, पहले उनसे बयान दिलवाओ। इस किसान मोर्चे के संबंध में उनसे बयान दिलवाओ। आपके तो नेता कैद में है, तो ये हमको या किसी को छोड़ देंगे? तो ये आपको ये आंदोलन तेज करने पड़ेंगे। अपने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने पड़ेंगे। मुजफ्फरनगर की जो पंचायत है वह संयुक्त मोर्चे की पंचायत है और वहां पे कड़े निर्णय संयुक्त मोर्चे के फैसले वहां पे होंगे जो पूरे देश भर में लागू करेंगे। ये न मोर्चा कमजोर है, न देश का किसान कमजोर है, न देश का नौजवान कमजोर है। सत श्री अकाल। तो ये जो देश का नौजवान है, इसके हाथों पे इस आंदोलन की कमान है।